नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई के फर्जी वीडियो मामले में बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले को मीडिया के लिए सबक के तौर पर देखा जा रहा है, नज़ीर के तौर पर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि मीडिया इससे कुछ सीखेगी, सबक लेगी। इस मसले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से और जानते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ है ये मामला और मीडिया के लिए क्यों इसे सबक बताया जा रहा है। हेमंत जी। जी, ये सही कहा आपने योगेश जी कि यह मामला पूरी तरह मीडिया के लिए एक बड़ा सबक है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में दैनिक भास्कर जो एक बड़ा समूह है, अखबार समूह है हिंदी अखबार जगत में, और उसके डिजिटल एडिशन के जो ये हैं संपादक हैं प्रशांत मिश्रा, उनको जमानत इस शर्त पर दी है कि आप अपने यहाँ सभी संस्करणों में पहले पेज पर माफ़ीनामा छापिए, जिसमें यह लिखिए कि हमने बिना जांच पड़ताल किए, बिना तथ्यों को देखे फर्जी और झूठी खबरें छापी, बिहारियों की तमिलनाडु में पिटाई की। और आप यह भी लिखिए कि हम इसके लिए तमिलनाडु की जनता और इस कोर्ट से माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई है, अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली गई है। लेकिन यह मामला कितना बड़ा है, इस बात को इस रूप में देखा जा सकता है कि उस दौरान जब वो होली का समय था और यह इसी साल का मामला है, मार्च का महीना था, देश में चारों तरफ ये खबर आने लगी कि तमिलनाडु में जो बिहारी प्रवासी मजदूर हैं उनकी पिटाई हो रही है, उसमें से 1-2 लोगों की हत्या हो गई है, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, उनको भगाया जा रहा है वहाँ से। और इसको लेकर के बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में काफ़ी हंगामा हुआ। संयोग ऐसा था कि उस दौरान यहाँ बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था और जिस दिन यह खबर आ रही थी उसके एक दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गए थे। और उन खबरों के साथ ये भी चल रहा था कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वहाँ समारोह में जाते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ वहाँ पार्टी मनाते हैं, और दूसरी तरफ बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है, हत्या हो रही है, मारकर भगाया जा रहा है। और इसको लेकर के यहाँ बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जो विपक्षी दल है बीजेपी, उसके नेताओं ने, खासकर विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, और इधर उस समय विधान परिषद में सम्राट चौधरी जो इस पूरे मामले के खलनायक रहे, जो व्यक्ति खलनायक के तौर पर उभर के आया, उसका नाम तो आपने अभी तक लिया नहीं। उसके बारे में मैं आ रहा हूँ, मैं उसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। और उस समय काफ़ी हंगामा हुआ। मैं जो कह रहा था कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा विधानसभा में और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी विधान परिषद में, इन लोगों ने काफ़ी हंगामा किया और ये हुआ कि बिहारियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री वहाँ पार्टी मनाने जा रहे हैं। और विजय सिन्हा ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर यह खबर झूठी होगी, यह मामला झूठा होगा, तो हम माफ़ी मांगेंगे। लेकिन आज तक वह नौबत नहीं आई, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, जब तक इतना बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ था जब ये एक यूट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी के काफ़ी चर्चा में आया और उसका पता चला कि उसका वीडियो उसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म से काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आर्थिक अपराध इकाई को जब यह मामला दिया गया जांच के लिए, तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल में ये पता चला कि मनीष कश्यप और उसके कुछ साथियों ने मिलकर के पटना में ये एक मकान किराए पर लिया था। उस मकान में बैठ करके उन लोगों ने इसका एक तरह से नाट्य रूपांतर किया, फर्जी पात्र खड़े किए, उनका मरहम पट्टी फर्जी ढंग से किया, उसकी शूटिंग की और उसको यूट्यूब पर डाला, यह दिखाने के लिए कि ये बिहारी लोग हैं जिनकी पिटाई वहाँ तमिलनाडु में हो रही है। तो ये मामला इतना संगीन था
और उस मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में लगभग 12-14 मामले दर्ज हुए। उस मामले में अभी मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल में है और पिछले दिनों उसकी पेशी भी हुई थी एक दूसरे आपराधिक मामले में वहाँ बेतिया में। इस मामले में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया। मनीष कश्यप के बारे में जानकारी आई कि वह बीजेपी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, वह आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस के शाखाओं में वो शामिल होता रहा है, वो आरएसएस की निचले स्तर का प्रचारक रहा है, आरएसएस के लिए काम करता है। तो ये कनेक्शन ये जुड़ा और ये माना गया कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर एक साजिश रची गई थी। विधानसभा चलते हुए इस मामले को उठाया जाए, इस मामले को आगे लाया जाए। और इस पूरे प्रकरण का जो मकसद था वो था बिहार सरकार को अपदस्थ बिहार करना और तमिलनाडु के बीच में एक तो संबंध बिगाड़ना और ये बिहारियों के बीच में प्रचारित करना कि आप कहीं सुरक्षित नहीं हैं, आपका नेता जो है वो जिस राज्य में जाकर जश्न मनाने जाता है उस राज्य में आपकी पिटाई होती है, आपकी हत्या होती है। इस तरह की तमाम चीज़ें थी। और दूसरी बात उसमें कि वहाँ ये बात भी बाद में ये आई कि तमिलनाडु के जिन इलाकों में बिहारी मजदूर ज़्यादा हैं, ज़्यादा हिंदी भाषी लोग हैं, खासकर यूपी और बिहार के, वो कपड़ा उद्योग से, कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए उद्योग हैं। और ये माना जा रहा था कि सूरत की कोई ये कपड़ा इंडस्ट्री की जो लॉबी है वो लॉबी भी इसके पीछे शायद लगी हुई थी। और ये इसलिए कि वो आज जो तमिलनाडु का जो ये कॉटन इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में है, काफ़ी ग्रो कर रहा है। सूरत में बिल्कुल वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। इसको देखते हुए ये माना गया कि इसमें वो लॉबी भी काम कर रही थी ताकि यहाँ से जो 10 लाख से ऊपर मजदूर हिंदी भाषी क्षेत्रों के यूपी और बिहार से वहाँ जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ रहते हैं, तो वो लोग यहाँ से जब भाग जाएंगे तो इंडस्ट्री अचानक यहाँ ठप होगी, उद्योग धंधा पर भी असर पड़ेगा। तो ये एंगल भी उसमें सामने आया। अभी उसमें जांच पड़ताल अभी चल रही है उन तमाम मुकदमों में। और वो जो मनीष कश्यप है जिसने पूरा ड्रामा रचा इसको प्रसारित करने के लिए, इसको प्रचारित करने के लिए, और उसको एक पॉलिटिकल बैकअप भी मिला हुआ था। दूसरा कि उस दौरान ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पर देखा गया ये कि उसके जितने समर्थक थे वो कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा के लोग अधिक थे, जो उसमें जो बीजेपी आरएसएस समर्थक ज़्यादा लोग थे जो उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जमकर विरोध कर रहे थे। विरोध ही नहीं कर रहे थे, जमकर विरोध कर रहे थे। और हम आपको बता दें कि कई ऐसे दिग्गज जो है सोशल मीडिया पर फ्रंट लाइन पर आकर के खुद ही मतलब ट्विटर पर, फेसबुक पर ये बता रहे थे कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को अगर टॉर्चर किया जा रहा है तो इसकी वजह है कि वो सच बोलता है। बिल्कुल। और वो उसके बारे में जितना प्रचार हो रहा था उसके पीछे जो लॉबी लगी हुई थी, और वो खुद आकर के सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आकर वो कह रहा था कि तेजस्वी यादव को गद्दी से उतार कर छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस तरह की बातें वो 6 महीने के अंदर हम सरकार गिरा देंगे, 6 महीने के अंदर हम सरकार गिरा देंगे। तो इस तरह की प्लानिंग थी। और मेनस्ट्रीम मीडिया जिसकी अभी चर्चा हो रही है, भास्कर अखबार की, मेनस्ट्रीम मीडिया के लोग भी आंख बंद करके उसके पीछे लग गए थे। उन्होंने तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक नज़ीर पेश किया है। आपने सही कहा कि ये मीडिया के लिए बड़ा सबक है कि आप जो कुछ छापते हैं, जो कुछ दिखाते हैं, उसकी पड़ताल तो कम से कम कर लीजिए, जिसका असर क्या होने वाला है। और आपने सीधे दूसरे लोगों के फुटेज के आधार पर आपने बड़ी बड़ी खबरें छापी और इसका नतीजा हुआ कि 2 राज्यों के बीच में संबंधों पर खबरें ही नहीं छापी बल्कि तमाम नेशनल मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि जो बिहार सरकार है वो बिहार वासी विरोधी है, बिहारी मजदूरों के हित में काम नहीं करती। खास करके तेजस्वी यादव को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि जिस राज्य में बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उस राज्य का डिप्टी सीएम वहां जाकर केक खा रहा है। इसे बहुत ही ज़ोर शोर से प्रचारित किया गया और खुद प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने विधानसभा के अंदर इस बात को पुरजोर नहीं जोरदार ढंग से रखा, सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद सीएम नीतीश हरकत में आए।
हाँ बिल्कुल, इसमें उसके बाद यहाँ से जांच टीम भेजी गई थी, पुलिस अधिकारी यहाँ से गए थे और वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी ये खुलासा किया कि ये कैसे ये मामला फर्जी है। तो ये पूरा प्रयास था कि दो राज्यों के बीच में संबंध बिगाड़ने की कोशिश थी। और सबसे इसमें दुखद पहलू ये है कि अगर इसका पॉलिटिकल एंगल नहीं था तो जो आप पार्टियों की बात छोड़ दिए, सरकार की बात छोड़ दिए, अगर आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं तो आपको तो कम से कम माफ़ी मांगना चाहिए था कि भाई हम लोगों ने गलती की, एक फर्जी व्यक्ति के फर्जी वीडियो देख करके हम लोगों ने इसको लेकर के सदन में हंगामा किया। आपने तो कहा था कि हम माफ़ी मांगेंगे, तो आप अगर बड़ा हृदय दिखाते, आप माफ़ी मांग लेते आप कि हमने ये गलती की है और इस अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। किसी ने नहीं। मुझे जो याद है हेमंत जी कि उन्होंने माफ़ी की ही बात नहीं की थी, उन्होंने बोला था कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और बीजेपी ने इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर और विधान परिषद कैंपस में जो मीडिया का ये होता है, जोन होता है, वहाँ भी मतलब पूरे प्रचारित करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल, तो ये लोग समान रूप से ये लोग भी दोषी हैं। जी, जो लोग इस मामले को उठा रहे थे, मैं कह रहा हूं कि अगर इनके मन में कहीं ना कहीं अगर ये रहता, थोड़ा भी ये इसके प्रति जवाबदेही रहती, तो ये माफ़ी मांग लेते, कहते कि भाई हमसे गलती हुई कि हम लोगों ने इस मामले को इतना जोर शोर से उठाया और इस व्यक्ति को जिसने इस तरह की हरकत की है, इसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जिसने ये हरकत की थी, आपको याद होगा हेमंत जी कि वो कभी रक्षा मंत्री के साथ, तो कभी राष्ट्रपति के साथ, तो कभी किसी और नेता के साथ लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर अपने फोटो पोस्ट करके अपनी ताकत, पुलिस अधिकारी के साथ यहाँ जो अभी आईजी हैं वो विकास वैभव, उनके जो लेट्स इंस्पायर बिहार एक कैंपेन चलाते हैं, बिहार को इंस्पायर करने की बात करते हैं, उनके साथ लगातार उनके साथ भी उसकी तस्वीरें हैं, सम्मानित करते हुए और सम्मानित होते हुए दोनों तरह की तस्वीरें उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर ये था कि ये इनको प्रशासन के भी एक हिस्से का एक समर्थन प्राप्त था, राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त था ऐसे लोगों को, और इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें इस्तेमाल हुआ, वो जैसे भी हो। और ये सबक है कि जैसे आज भास्कर अखबार के डिजिटल एडिशन के संपादक प्रशांत मिश्रा को जो सशर्त कंडीशनल जो एंटीसेपेटरी बेल मिला है, वो दिखाता है कि आप जब इस तरह का काम करते हैं तो आपको छानबीन जांच पड़ताल करनी चाहिए इस तरह की तथ्यों की। बिना जांच पड़ताल किए हुए इस तरह तो जो कहा जाता है ना कि अफवाह कैसे फैलाई जाती है, ये तो इस मामले में अफवाह फैलाने के लिए पूरा एक तंत्र लगा हुआ है। इससे यह भी स्थापित होता है कि पूरा एक तंत्र है जिसकी पहुंच सब जगह में है। प्रशासन में पहुंच है, राजनीति में पहुंच है, अखबारों में पहुंच है, उसकी मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसकी पहुंच है, और वो अफवाह फैलाता है। और आज के ज़माने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बात होती है, उसमें ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो फर्जी खबरें फैलाते हैं, फर्जी न्यूज़ फैलाते हैं, फर्जी इतिहास पढ़ाते हैं, ऐसे तमाम लोग भरे पड़े हैं। ये पूरा नज़ीर है ये कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, दैनिक भास्कर अखबार को जो ये कहा गया है कि आप अपने तमाम एडिशनों में पहले पेज पर, होम पेज पर ये बात छापिए कि हमने जो खबर छापी उसके लिए माफ़ी मांगते हैं तमिलनाडु की जनता से भी, तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट से भी, और ये हमने बिना जांच पड़ताल के यह फर्जी खबर छापी थी। बिल्कुल, तो तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये एक तरह से साबित कर दिया कि जो बिहार सरकार को अपदस्थ करने की साजिश रची गई थी, उसकी नींव की शुरुआत दैनिक भास्कर से हुई थी। और दैनिक भास्कर के बारे में जैसा कि कोर्ट ने कहा कि बिना जांच पड़ताल के आपने खबरें छापी और इसके लिए आप माफ़ीनामा छापिए। तो ये जो कोर्ट का आदेश है तमाम मीडिया जगत के लिए किसी नज़ीर और सबक से कम नहीं है। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलें। शेयर करेंगे तभी खबरें आगे बढ़ेगी, हम लोग का मेहनत सफल होगा। धन्यवाद।